आइए थर्ड पार्ट है आज हमारी वीडियो का। तो आज स्टार्ट करेंगे हम नदियों के किनारे स्थित नगर। तो सबसे पहला जो हमारा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो वो कौन है, उत्तरकाशी भागीरथी के किनारे है। लेह अवस्थित है कहाँ से, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना अवस्थित कहाँ पर है, सतलज नदी के किनारे। हैदराबाद अवस्थित है कहाँ से, तो मूसी नदी के तट पे है। कहाँ पे, मूसी नदी के तट पे। अब नेक्स्ट आता है भुवनेश्वर अवस्थित कहाँ से है, तो महानदी के तट पर। कहाँ पे, महानदी के तट पर। नेक्स्ट चलिए मिलाते हैं। तो नगर है और समीपवर्ती जो नदियां हैं उन वो है। तो पहला है बैतूल। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है। और जगदलपुर इंद्रावती के। जबलपुर नर्मदा के। कटक महानदी, नासिक गोदावरी, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट आती है गोविंद घाट अवस्थित कहाँ पे है, तो अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे गोविंद घाट अवस्थित है। अगला आते हैं हम टॉपिक पे, तो वो है प्रपात और झीलें। प्रपात और झीलें। तो सबसे पहला है कि प्रपात और झीलों में तो हुंड प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। किस पे, स्वर्ण रेखा पे। जल प्रपात एक तरफ और नदियां एक तरफ। तो कपिल धारा प्रपात कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी पे। जोग प्रपात कहाँ पर है, तो शरावती पे। शिव समुद्रम प्रपात कहाँ पर है, तो कावेरी नदी पे। कहाँ पर, कावेरी नदी पे। भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात स्थित कहाँ पर है, शरावती नदी पर। भारत का वह जल प्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है, वो कौन सा है, चित्रकूट प्रपात। कौन सा, चित्रकूट प्रपात। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है दूध सागर प्रपात। बेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, तो धुआंधार। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो नोहकालीकई मेघालय। नोहकालीकई मेघालय। नेक्स्ट है कूंचीकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है, तो उसका है 455 मीटर। वेम्बनाड झील कहाँ पर है, तो केरल में झील है। कहाँ पर, केरल में। अगला है पेरियार झील। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जो कि है कृत्रिम झील है। क्या है, कृत्रिम झील है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार का तट। क्या है, उत्तरी सरकार का तट। नेक्स्ट आता है चिल्का झील, जहाँ पर हो गया चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। लोकटक झील अवस्थित है कहाँ पर, तो मणिपुर राज्य में। और दो भारतीय राज्य की साझेदारी वाली झील कौन सी है, तो पुलिकट है। और फुल्लर झील स्थित कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। नेक्स्ट आता है लोनार झील। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। और निक्की राजस्थान में। कोलारू आंध्र प्रदेश। डल कश्मीर में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। कौन, पुलिकट झील। असम में अवस्थित झील है। असम में कौन सा है, तो चपनाला है। और रहस्यमयी झील कहा जाता है किसे, तो रूपकुंड झीलों को। किसे, रूपकुंड झीलों को। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील कौन सी है, तो अंचार झील श्रीनगर में है। और अब चलिए साहित्य सुमेलन करना था, तो है अष्टमुड़ी कहाँ पर है, तो केरल में अवस्थित है। पुलकिट कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। रूपकुंड कहाँ है, उत्तराखंड। और सूरज कुंड कहाँ पर है, तो हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित कहाँ पर है, तो बर्फ से ढकी झील घेपन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु और मानसून। अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अरबी भाषा से। और कथन है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, उच्च हिमालय एवं जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करता है। ए और आर दोनों कथन सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अभी कथन दावा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित है, सही है। और आर गलत है। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है, तो केरल में आता है। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में लौटता हुआ तमिलनाडु में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। अगला आते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का ड्रास करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब ये जलवायु का फिगर था।
अब उपयुक्त जलवायु आरेख प्रसंग में है भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ये तो हो गया। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो लेह है। कौन सा है? लेह है। यहाँ पर बर्फ रहती है। भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी जाती है जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस। ऊपर दिए गए मानचित्र की छाया क्षेत्र में जुलाई माह के लिए तापमान परिवर्तित होता रहता है। कितने से? तो ये पठारी एरिया है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से 27 साढ़े 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है कहाँ पर? तो राजस्थान के मरुस्थलों के क्षेत्र में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर और दिसंबर में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है कि स्थल तथा समुद्र विभेदी तापन दोनों कथन सत्य है। दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है और उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिमी की ओर घटती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। कितना? एक ही अक्षांश पर, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारण क्या है कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्या है? ऊंचाई में भिन्नता। अगला है कि छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है तो आर्द्र दक्षिणी पूर्व जलवायु का। आर्द्र जलवायु या का अनुभव होता है कहाँ पर? तो कोच्चि से तेजपुर में। कहाँ पर? कोच्चि और तेजपुर में। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ अक्षांश से, बंगाल की खाड़ी से, अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से पूर्व होता है। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्षा। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और फिर आता है उत्तरी पूर्वी मानसून से में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून में तमिलनाडु होता है लौटते हुए मानसून से। और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसतन वर्षा किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा इनमें से सिक्किम में वर्षा होती है। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा जो है अजमेर और शिलांग के अंदर फर्क पड़ता है। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से इसका औसत वार्षिक तापमान 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस। संदर्भित कौन सा है? तो चेन्नई था है। भारतीय नगरों पटना, कोच्चि, कोलकाता और दिल्ली में से सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली है। नेक्स्ट आते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से, मतलब उस टाइम पर जो बारिश होती है उससे। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है और मरुस्थल तरह है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगल, चेन्नई और दिल्ली में से सबसे कम वर्षा कौन सी होती है? चेन्नई में सबसे वर्षा कम होती है। नेक्स्ट आता है चेरापूंजी। चेरापूंजी अवस्थित कहाँ पर है? तो मेघालय राज्य में है। और भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। वर्षा का पानी शीघ्र से भाप बनकर उड़ जाता है। वर्षा का पानी कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होने जाता है। वह जल प्रबंधन युक्त जो भारत में लागत की अधिकतम लाभ देने वाली है वह कौन सी है? तो वर्षा के जल का संचय है। भारत में औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। चलिए अब नेक्स्ट में बात करते हैं दोमट या जलोढ़ मिट्टी या मिट्टियों के बारे में। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो कछारी मिट्टी पाई जाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। क्या कहती है? बांगर। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है वो कौन सी है? तो बलुई दोमट मृदा की जल धारण शक्ति सबसे कम होती है। दोमट या लोम मिट्टी में से मिलता है क्या? मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिलते हैं। चलिए मिट्टी विविधता बात करते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आलू, सोरदम, सूरजमुखी तथा टमाटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है वह कौन सी है? मटर। दाल वाली फसलें जो होती हैं वो सब जो है कि नाइट्रोजन से भरपूर मिट्टी को कर देती हैं। राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया उसके जड़ों में पाई जाती है। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह कौन सी है? तो उड़द है। कौन सी? उड़द। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है।
मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए लाल रंग है तो इसका मतलब फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, मतलब फेरिक ऑक्साइड इसमें ज्यादा होगा। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी मिली है वो कौन सी है? तो जस्ता की। किसमें? जस्ता की। चलिए अभी कथन था, चलिए इसे छोड़ते आगे बढ़ते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है किसमें से? चिकनी मिट्टी से। किससे? चिकनी मिट्टी से। और वहीं बात करें मिट्टी का वह कण जिसकी व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होती है वह मृतिका है। और अम्लीय और क्षारीय मृदा की बात करते हैं तो सामान्य फसलों उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? सामान्य फसल उगाने के लिए 6 से 7। ये देखिए लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। और तेजाबी मिट्टी की कृषि योग्य बनाने हेतु उपाय किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है? तो लाइम का। किसका? लाइम का। मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है किससे? तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो गुजरात में। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित संचित जल में वाष्पीकृत होने से पीछे छूट गए नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह कुछ मृदाओं का अपारगम्य बना देता है। चाय बगानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी है? तो अम्लीय एसिडिक मिट्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मृदा अपरदन एवं सुधार। चलिए बात कर लेते हैं इस पे। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है वह कौन सी है? तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में चंबल घाटी में। चंबल घाटी के खो खुड्डों के निर्माण का कारण अपरदन व अपरदन प्रारूप क्या है? अवनिलिका। मृदा अपरदन प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अस्फाल अपरदन होता है, फिर परत अपरदन होता है, रील अपरदन, फिर अवनालिका अपरदन। कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है वो कौन सा है? सोरगम है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरक शक्तियां में वृद्धि बनाए है। तो एक ही फसल बार बार पूछेंगे तो उसकी मृदा तत्व जो है वो कम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां क्या है? तो सस्यावर्तन, फसलों में हेरफेर, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग व विरोध। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है किससे? तो वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किससे? वनोरोपण के द्वारा। किससे? वनोरोपण के द्वारा। प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें आप तो भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पर? तो हिमालय में। कट्टा बनाने तो जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया था वो कौन सी है? तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कट्टा बनाने में। वह वन जो भारत के सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है कौन सा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। सागौन तथा साल उत्पाद कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन है, पतझड़ी वन है। वहीं बात करें पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में एक वृक्ष का बाहुल है वो कौन सा है? टेम्परेट जोन में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। वह राज्य जहां सिंकोना वृक्ष नहीं उगते हैं वो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। भारत जंगल की आग मतलब एक जगह लगा दी आप हर जगह वो उगने लगा पकड़कर। भारत में सौगान का वन पाया जाता है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। और फिर नेक्स्ट करें कि वह पौधे जिसमें फूल नहीं होते, फर्न का पौधा होता है, इसमें फूल नहीं होते हैं, कांटे होते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकटता होने के कारण ये डिफरेंसेस पाई जाती हैं। एंटीलोपो, ऑरिक्स और चीरू के बीच अंतर क्या है? तो ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे और उच्च पर्वतीय घास मैदान पर अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए है। अब देखिए बात किया जाता है सागौन। सागौन कहाँ पर है? तो मध्य भारत में। और देवदार कहाँ पर? तो हिमालय की उच्च क्षेत्र में। सुंदरी कहाँ पर? तो सुंदरबन डेल्टा में। सिंकोना कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय की तराई में। सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पर है? तो तराई क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती कहाँ पर? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में, हिमालय भाग में।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री में। लंबी जड़ें और नुकीली कांटों तथा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए कहाँ जाते हैं? तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। वह वृक्ष जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है वो कौन सा है? तो देवदार है। वह राज्य जिसके वन का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। महोगनी वृक्ष का मूल स्थान क्या है? तो उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण क्या है? तो खेजरी है। और फिर नेक्स्ट आता है कि लीसा प्राप्त होता है किससे? तो चीड़ के वृक्ष से। किससे? चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट है अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र, कूड़ापुरा कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल में पाया जाता है। केरल की कक्ष वनस्पतियां पाई जाती हैं कहाँ पर? तो वेम्बनाड कुन्नूर में। कहाँ पर? वेम्बनाड कुन्नूर में। अब बात कर लेते हैं नहरों के विषय में, जो नहर कहाँ से निकली है उनके बारे में। तो भारत के संदर्भ में सही कथन ये है कि भारत देश में सिंचाई का प्रमुख सोर्स क्या है? नलकूप है। नलकूप से सिंचाई ज्यादा होती है। वही बात करें भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब जो है सबसे ज्यादा जो है कि सिंचाई करता है नलकूप से, और 98.7% लगभग ये सिंचाई करता है। और सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो मृदा से उर्वरक पोषण हानि की कमी की जा सकती है। इससे कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर का कम होने से रोका जा सकता है। जीवन रक्षण अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है, पीडब्ल्यूपी सिंचाई। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। कहाँ पर? सरयू पार मैदान में। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। और भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधन की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, फिर असम है। अवरोही पूछा है। तो भारत में माला नहर, ग्रैंड लैंड और कैनाल सिस्टम का प्रस्तावित किया था किसने? तो दिनेश जे दस्तूर ने। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है कहाँ से? लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। नेक्स्ट आता है फरक्का नहर की जलवहन क्षमता क्या है? तो 40,000 क्यूबिक मीटर होती है, क्यूसेक का। और मंगलम सिंचाई परियोजना क्या है? तो केरल है। और सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो गंडक से निकलती है। इंदिरा नहर का उद्गम कहाँ स्थल कहाँ पर है? तो हरिके बैराज में है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। जिन नदियों के संगम पर वह नदी है वो कौन सी? ब्यास और सतलज पे है। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है कहाँ से? सतलज से। अभी बात हुई। वही बात करें इंदिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष कब था? 1958 से प्रारंभ हुआ था और इसका उद्गम कहाँ से? सतलज नदी के हरिके बांध पर। इंदिरा गांधी नहर जल प्रपात करती है क्या करती है? ब्यास, रावी तथा सतलज नदियों से मिलती प्राप्त करती है। ब्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है कौन सी? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? तो गंगा नहर है। गंगा की नहर, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है वो उसका निर्माण गंगा सिंह भी करवाया था 1927 में। अब नेक्स्ट आता है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य है क्या है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंध का सुधार करना। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? नरौरा बुलंदशहर में गंगा नदी का। अगला है हरियाली, एक नई परियोजना है किसके लिए? जल संरक्षण से संबंधित विकास एवं वृक्षारोपण के लिए। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लाभ क्या है? मृदा के बह जाने से रोकथाम होती है, वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन्म होता है। अब सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, भूमि संसाधन विभाग, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं सहकारिता विभाग, जल संभर विकास परियोजना। ड्रिप सिंचाई पद्धति क्या है? तो ड्रिप इरिगेशन खरपतवार में कमी करता है, मृदा अपरदन से भी कमी लाता है, बूंद बूंद कर फसलों में पानी दी जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है नर्मदा नदी के तट पर। और सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसे? तो गुजरात को। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है कौन? मेधा पाटेकर।
बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, बाण सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है वो कौन सा है, तो बाण सागर। इंदिरा सागर बांध स्थित कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है इंदिरा सागर जलाशय में। ओंकारेश्वर परियोजना संबंध किससे, नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध पे ऊंचाई पड़ने के लिए निर्णय का विरोध कर रहे हैं वह कौन सा बांध है, सरदार सरोवर की। इसके बांध की ऊंचाई पर विरोध कर रहे हैं लोग। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, किसके लिए, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नंगल बांध बनाया था सतलज नदी पर। वहीं बात करें भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र क्या है, शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर, तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों के संबंधित वह राज्य कौन कौन से है, तो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है तथा पुडुचेरी है। कौन सा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। नेक्स्ट आता है नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है किस पे, तो कृष्णा नदी पर। किस पे, कृष्णा नदी पे। भारत में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध बनाया गया है कहाँ पर, तो महानदी पे बनाया गया। किस पे, महानदी पे। वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है वो कौन सा है, तो राणा प्रताप जलाशय है। चंबल नदी पर निर्मित बांध है गांधी सागर। और वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है वो कौन सी है, चंबल नदी घाटी परियोजना एवं मयूराक्षी परियोजना। चंबल नदी योजना से संबंधित है कौन सा, तो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर। मेथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी किसमें, तो 1948 में। किसमें, 1948 में। तवा परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। कुंद्रेमुख पहाड़ियां कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। एक बार फिर सुन लीजिए, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र और केंद्रमुख पहाड़ियां कर्नाटक में। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टियों को रोकना। वह परियोजना जो भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई है चुक्का बांध परियोजना। नेक्स्ट सही सुमेलन है, तो भाखड़ा नंगल आ गया। भाखड़ा जो है सतलज पे है और हीराकुंड जो है कि महानदी पे है। इडुक्की पेरियार पर है। नागार्जुन सागर कहाँ पर है, तो कृष्णा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना क्या है, तो तेलुगु गंगा परियोजना है। तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है किसे, तो मद्रास को किया जाता है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया किसे, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अपने स्पीच पे बोलते जब भाखड़ा नंगल बांध बन रहा होता है वहां पर जाते हैं उसका इनॉग्रेशन करने, तो उस स्पीच में उन्होंने कहा था इसलिए। कावेरी मेटूर, कृष्णा कहाँ है, तो अलमट्टी में है। नर्मदा कहाँ है, तो सरदार सरोवर है। चंबल कहाँ है, तो गांधी सागर में। बेतवा कहाँ है, तो माता टीला में। ताप्ती कहाँ है, तो काकरा पारा में। नेक्स्ट आता है अलमट्टी बांध स्थित है कहाँ पर, कृष्णा नदी पर। मेंटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु पर। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल पर। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश पर। हीराकुंड उड़ीसा पर। फिर आ गया सही सुमेलन इसी का है। तो फिर इडुक्की पूछा है पेरियार पर, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। माटा टीला बेतवा नदी पे कौन सा है, तो माटा टीला। नागार्जुन सागर कहाँ पर है, तो कृष्णा पर। पुंछ पार गोदावरी पे, नाम बहुत टिपिकल है। शिव समुद्रम कावेरी पे है। नागार्जुन सागर कृष्णा पर है। जायकवाड़ी गोदावरी पर है। टिहरी भागीरथी पर है। किस पे, भागीरथी पर। कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस पे स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग जल विद्युत परियोजना है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन है, सिंद्राबाद का है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई, स्थापना की गई थी कहाँ पे, तो दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ पे, दार्जिलिंग। नेक्स्ट आता है फरक्का पश्चिम बंगाल में। घाट प्रभाग कर्नाटक में। हीराकुंड कहाँ पर, उड़ीसा में। काकरा पार गुजरात में। फिर से पढ़ देते हैं, फरक्का पश्चिम बंगाल, घाट प्रभाग कर्नाटक में, हीराकुंड उड़ीसा में, काकरा पार गुजरात में। चलिए अब नेक्स्ट सीट पे आ जाते हैं।
रिहंद उत्तर प्रदेश में, उकाई उकई गुजरात में, कोयना कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है गोविंद सागर, कहाँ पर है, सतलज पे। कोलेरू झील कहाँ पर है, तो कृष्णा एवं गोदावरी दोआब में। उकई जलाशय ताप्ती पे। वुलर झील कहाँ पर है, तो झेलम में। अब आता है कालागढ़ बांध बना हुआ है, किस पे बना हुआ है, तो रामगंगा नदी पर। तवा परियोजना संबंधित किससे, होशंगाबाद से। पोंग बांध बनाया गया है ब्यास नदी पर। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर, किस पे, कोठारी नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध है किस पे, तो तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वो कौन सा है, तो चेनाब नदी है। अब बगलिहार पवन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित हुई थी, वो कौन सी थी, जम्मू कश्मीर में। दमन गंगा गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में, पांबा केरल में। कहाँ पर, केरल में। नेक्स्ट आते हैं तपोवन और विष्णुगत जल विद्युत परियोजना अवस्थित कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। फिर आता है महाकाली संधि जिन देशों में मध्य हुई वह कौन सी है, तो नेपाल और भारत है। फिर आता है राणा प्रताप सागर, अभी ऊपर पड़े, अब राजस्थान में। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसे ऊपर पढ़ा हमने। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर, तो गुजरात में है। वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है, हिमाचल प्रदेश। तीस्ता लोडरैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी प्रभावित है, इस प्रोजेक्ट को स्थल कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में। नेक्स्ट आता है कि रिहंद परियोजना किससे रिलेटेड है, सोन नदी से। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा से। रामगंगा परियोजना रामगंगा से। फिर से सुन लीजिए, रिहंद परियोजना सोन से, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा से, रामगंगा परियोजना रामगंगा से। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस पे, तो बेतवा नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस पे है, तो चेनाब नदी पे, दुलहस्ती। फिर नेक्स्ट आता है भद्रा कर्नाटक। भवानी सागर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। गांधी सागर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। फिर से सुनिए, भवानी सागर जो है तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, भद्रा कर्नाटक, राणा प्रताप सागर राजस्थान में। तिलैया बांध अवस्थित है बराकर नदी झारखंड पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी लेखपाल में। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है किसकी, बिहार व उत्तर प्रदेश की। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित हुए वो कौन से हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट आता है कि पंचेट हिल बांध कहाँ पर है, तो दामोदर में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, चंबल में। फिर आता है हमारा कि वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है वह कौन सा है, शिव समुद्रम। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे कृषि में नेक्स्ट